नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ और क्या कर रहे हो? कॉल लेते ही मेरे कानों में जलाल की चहकती हुई आवाज आई। इस वक्त वो ताज़ा दम महसूस हो रहा था। बिस्तर पर हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? खासे ताज़ा दम मालूम हो रहा है, मैंने कहा। घंटी की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया था कि इतनी रात गए किसका फ़ोन आ सकता है। तुमने कई खतरनाक आदमियों को अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दिया हुआ है जो हर वक्त तुम्हें तंग कर सकते हैं। उसे मानी खेज लहजा में कहा। तुम नहाय शरीफ आदमी हो, शीबा रंगीली औरत थी, वो सदफ मेंशन में है। उसने मेरी बात दरमियान से उछक ली और बोला, इस फहरिस्त में गैरी और सोबराज के नाम सबसे ऊपर आते हैं। मैंने हंसकर कहा, राबतों की ये सहूलत अव्वल खान के तुफैल मिली हुई है। सोबराज इस वक्त हर तरफ से कटा हुआ है। गैरी ने हाथ पांव मारे होंगे तो उसे पता चला होगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन अव्वल खान के नाम पर है और वो मुतमईन हो गया होगा। कर्नल दावर इसी का फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो कराची में STF का कमांडर है। मूड हो तो सदफ मेंशन चले आओ, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ क्या खास बात है? मैंने चौंक कर पूछा। जनरल वकार भी अव्वल खान के साथ वहाँ आ रहे हैं। जलाल ने वो इंकिशाफ करके मुझे हैरान कर दिया। वो कह रहा था ये जनरल से मेरी पहली मुलाकात होगी। रात के 12 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी पेश आ गई कि तुम लोग एक जगह जमा हो रहे हो? मलबे से कुछ ठोस शवाहिद मिले हैं, अब बात आगे तक जाएगी। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि इस्लामाबाद से माहिरीन रात को पहुंचेंगे और इनका काम सुबह शुरू होगा। पहले यही प्रोग्राम था, लेकिन इस मामले की संगीन नौइयत की वजह से तरजीहात तब्दील हुई हैं और काम वक्त से पहले शुरू कर दिया गया है। यह बहुत अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था कि जब इस शहर में STF जैसी मजबूत फोर्स का सरबराह महफूज नहीं है तो दूसरों के बारे में क्या कहा जा सकता है। यह संगीन वाक़या फौरी तवज्जो का मुतकाजी था। यह फैसला मरकजी वजारत दाखिला ने किया है। जनरल वकार इस वाक़े को ज़ाती करार देकर ज़्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं था। वो ठोस शवाहिद क्या है? मैंने मुतजस्सिस लहजा में पूछा। मुझे खुद भी सदफ मेंशन जाने के बाद मालूम हो सकेगा। इस वक्त स्टेशन 4 को किसी हद तक मखदूज समझा जा रहा है। सदफ मेंशन महफूज है। शहर के कल्ब में कोई दुश्मन इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। ओके, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने उसे जवाब देकर आहिस्तगी से बिस्तर छोड़ दिया ताकि गजाला की नींद खराब न हो। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वो बीवी ही क्या जो अपने शौहर से लम्हा भर भी गाफिल रहे। मैं दीवार गिर अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि गजाला की बोझल और गनूदा आवाज ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? गजाला की गैर मुतवक्का आवाज सुनकर लम्हा भर के लिए मेरे कदम फर्श पर गड़ कर रह गए। फिर मैंने तमस्खुराना लहजा में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सोते हुए भी मेरी चौकीदारी करती रहती हो। ये चौकीदारी नहीं, अपनायत का एहसास है जो सोते हुए भी मुझे आपकी तरफ से गाफिल नहीं होने देता। बिस्तर के हिलने से मेरी आंख खुली है। अभी जलाल का फोन आया था। ओह, हैरत है कि फोन की घंटी से मेरी आंख नहीं खुली। खैरियत तो है? खैरियत ही है। मुझे सदफ मेंशन में एक अहम इजलास में शरीक होना है। ये इजलास का कौन सा वक्त है? उसने अपने चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फें समेटते हुए कदर बेजारी से कहा। अपने ज़हन पर ज्यादा जोर ना दो और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने अलमारी में से अपने लिए एक जोड़ा मुंतखब करते हुए जवाब दिया। गजाला की गहरी नींद उचाट हो गई थी। वो बिस्तर छोड़कर मेरा हाथ बटाने लगी। वो मेरी बीवी थी। अपने आराम को खैरबाद कहकर बाहर तक मेरे साथ आई। छत पर अबरार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। आहटे सुनकर वो भी दबे पांव नीचे आ गया, लेकिन गाड़ी का धीमा इंजन स्टार्ट होने पर भी वीरा और सुल्तान शाह की नींद में कोई फर्क नहीं आया। मेरे रवाना होने तक वो दोनों गधे घोड़े बेच कर सो रहे थे। शहर पर रात का साया गहरा हो चुका था। सड़कों पर ट्रैफिक के नाम पर नाम गाड़ियां नजर आ रही थीं। मैं घर से निकला और जेल का तवाफ करता हुआ निश्तर रोड पर निकल आया। रास्ते में लुसबेला चौक के होटलों पर रौनक थी, वरना हर तरफ रात के सन्नाटे का राज था। मैं तेज रफ्तारी के साथ जरा सी देर में सदफ मेंशन पहुंच गया। निश्तर रोड से सदफ मेंशन वाली जैली सड़क पर घूमते ही मैंने इमारत के इन इजाफी मुहावजों को देख लिया था जो मलंगों और मवालियों के रूप में आस पास जमे हुए थे। वो तीनों मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे और इमारत के सकलूते दफ्तर नुमा कमरे में मौजूद थे, जहां दफ्तर लवाजम के साथ दीवार गिर अलमारियों में किताबें भी सजी हुई थी। जलाल से दोपहर को मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मेजर जनरल वकार से मिले हुए मुझे 12 घंटे से जायद मुद्दत गुजर चुकी थी। उसने गर्मजोशी के साथ मुझसे बगलगीर होकर मेरा इस्तकबाल किया। अपने अफसर आला की मौजूदगी में अव्वल खान मोहतात नजर आया। मेरे लिए फख्र और खुशी की बात है कि आज जनरल ने सदफ मेंशन को इज्जत अफजाई के काबिल समझा। जलालपुर जोश लहजे में कह रहा था, मेरे लिए STF के किसी सरबराह से मुलाकात का यह पहला मौका है। यह गैरी की मेहरबानी है कि हमारी मुलाकात हो गई, जनरल ने हंसते हुए कहा। मेरी गाड़ी पर रॉकेट फायर करने के लिए उसने ऐसे वक्त का इंतखाब किया होता जब मैं गाड़ी में सफर कर रहा होता तो शायद इस वक्त हम यकजाना होते। हमारी तरह शायद वो भी कुछ मोहतात हो गए हैं। जलाल बोला, दहशतगर्दी कर रहे हैं मगर खून रेजी से गुरेज कर रहे हैं। वो पूरी कुव्वत से मैदान में उतरे हुए हैं।
और किसी चीज से गुरेज नहीं कर रहे। मैंने उसकी तरदीद करते हुए कहा, वो जानते हैं कि उन्होंने एसटीएफ के सरबराह को निशाना बनाया तो इनका कोई आदमी जवाबी कार्रवाई से महफूज नहीं रहेगा। वो अपने महदूद मकासद के लिए काम कर रहे हैं और एसटीएफ पर दबाव डालकर इसे मेरी हमायत से बाज रखना चाह रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी तबाह करके इन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है और वो इसमें कामयाब रहे हैं। जलाल ने लुकमा दिया। ऐसे कुछ न कुछ वसाइल हमारे पास भी हैं। हम चाहें तो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के किसी मरकजी इलाके में किसी अहम सरकारी अफसर की गाड़ी को उड़ा सकते हैं, लेकिन ये एक बेमकसद और मजनूनाना कार्रवाई होगी। जनरल बोला, हम में और इनमें यही बुनियादी फर्क है। मैंने कहा, वो खुली रियासती दहशतगर्दी पर उतर आए हैं, हम इसमें यकीन नहीं रखते। गैरी के पेंटागोन और FBI से गहरे मरासम में वो यहाँ मामूर सफारती अमले का जिम्मेदार रुकन है, लेकिन इसकी हरकतें घटिया हैं। यह बताओ कि मलबे के मुआयने से क्या नताइज बरामद हुए? मलबे से H4 नामी एक खौफनाक चिप बरामद हुआ है जो अमेरिका की ईजाद है और सिर्फ इन ही लोगों के इस्तेमाल में है। जनरल बोला, यह कैसे पता चला कि वो जली हुई शय H4 है? मैंने पहलू बदल कर पूछा। वो सालम और फाल है। H4 इस पर कंदा है। क्या वो आग में जलकर तबाह नहीं हुआ? मैंने हैरत से सवाल किया। इसकी खूबी यही है कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये चिप अपना काम करता रहता है। इसे तबाह करने की सिर्फ एक सूरत है, किसी हथौड़ी से कुचल कर तोड़ दिया जाए। ये बमुश्किल आधे इंच का एक हकीर सा और चिपटा सा मुरब्बा है। और ये काम क्या करता है? मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। सिग्नल नशर और वसूल करता है। नशर होने वाले इशारों से यह अपनी जाय वकू की निशानदेही करता है, आने वाले इशारों की रहनुमाई करता है। इसके बरामद होने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी गाड़ी पर गिरने वाले रॉकेट को इसी H4 ने गाइड किया होगा। सही निशाने पर लगने वाले हथियारों में यह होशरुबा इजाफा है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने H4 के बारे में कहीं ना कहीं सुना पड़ा है। जलाल ने खुद कलामी के अंदाज में जनरल की बातों की तायद की। अगर यह चिप इसी कदर अहम है तो अमरीकियों ने इसे खुफिया भी रखा होगा। मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा, जब से H4 को फौजी और दिफाई इस्तेमाल में लाया गया है, इसके बारे में हर तफसील का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। क्या इससे पहले इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था? मैंने चौंक कर सवाल किया। यह नासा के साइंसदानों की ईजाद है। सूरज से करीब कर्म सियारों की तरफ भेजी जाने वाली खलाई मुहिम्मात में इसकी कारकर्दगी का चर्चा हुआ था। फिर यकायक अमरीकी फौज ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। जनरल कह रहा था, मुझे हैरत है कि इस खुफिया और ताकतवर चिप के बारे में तुम्हें कहां से मालूमात मिल गई? मैंने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जनरल वकार ने सादगी से एतराफ किया। यह बातें मुझे इस्लामाबाद से आने वाली टीम के एक रुकन ने H4 दरियाफ्त होने के बाद बताई थी। वो इस शोबे का माहिर है। उसने अमेरिका में तालीम और तरबियत हासिल की है। अब वो H4 कहाँ है? जलाल बोला, वो इन्हीं लोगों के पास है। वो इसे पूरी तरह तबाह किए बगैर नाकारा बनाएंगे ताकि इसके जरिए कोई दूसरा रॉकेट निशाने पर ना सके। इसकी बाकियात को शायद सबूत के तौर पर आला अमरीकी हुकाम के हवाले किया जाएगा। यह बात बहुत तशवीशनाक है कि अब ये लोग इंतहाई हाई फाई इजादात भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुली दोगली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। सरकारी सतह पर हमारे करीबी हलीफ बने हुए हैं, गैर सरकारी तौर पर अपने अफसरों को बदमाशी की छूट दी हुई है। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। मैंने कहा, तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हो। जनरल ने तशफिया में लहजे में कहा, अभी बात इतनी ज्यादा नहीं बड़ी है। वो पाकिस्तानी एजेंसी से नहीं उलझे। उन्होंने पहली बार मुझे हदफ बनाया है और मैं वाज़ेह तौर पर गैर आइनी फोर्स का सरबराह हूँ। मेरे साथ होने वाले तसादुम पर हुकूमत ज्यादा मुअस्सर एहतजाज नहीं कर सकेगी। नहीं जनरल, ऐसा नहीं है। जलाल ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। यह बहुत अच्छा हुआ कि हमको मिल बैठने का मौका मिल गया। वजारत खारजा वाले सिर्फ महकमा दाखिला की रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। IB समेत दूसरी एजेंसियों से भी रिपोर्टें तलब की जाएंगी। मैंने इसी लम्हे से अपना ज़हन बनाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी गाड़ी की तबाही कोई मामूली वाक़या नहीं है। यह सारी पाकिस्तानी एजेंसियों के वकार का मामला है। मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुम इन खतूत पर सोच रहे हो। जनरल ने तशक्कुर अमेज़ लहजा में कहा, तुम्हारी बातों से मुझे तकवीयत मिली है। यह जलाल का फर्ज है बल्कि हम सब का। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, STF तुम्हारी खुद साख्ता फोर्स नहीं है। किसी न किसी मुख्तदिर शख्सियत के इशारे पर इसकी दाग बेल डाली गई थी। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम करना इन कुव्वतों की जिम्मेदारी है। बीच मंझधार में तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। लम्हा भर के तवक्कुफ़ के बाद मैं जलाल की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम अपनी रिपोर्ट के बारे में क्या सोच रहे हो? पहली और बुनियादी बात यह है कि इसमें स्पेशल टास्क फोर्स का कोई जिक्र नहीं होगा। जलाल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। इसके बगैर बात कैसे बनेगी? अव्वल खान ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहली बार अपनी जुबान खोली। छावनी के हिसास इलाके में पाकिस्तानी फौज के एक रिटायर्ड मेजर जनरल की गाड़ी पर रॉकेट फायर होने की रिपोर्ट दी जाएगी। इनकी तरफ से STF का नाम लिया जा सकता है।
वो जानते हैं कि जनरल वकार इस वक्त STF के कमांडर हैं। अव्वल खान ने एतराज़ किया। इनकी हुकूमत मानती है कि पाकिस्तान में STF नामी किसी फोर्स का वजूद नहीं है। जब तक वो अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते इनकी तरफ से STF का नाम लिए जाने का कोई इम्कान नहीं है। ये बारीकी मेरे जहन में नहीं आ सकी थी, अव्वल खान ने एतराफ़ किया। इस वक्त हमारे आने का मकसद भी यही था कि मिल बैठ कर आइंदा के लिए कोई लाहे अमल तय कर लिया जाए। इस्लामाबाद बहुत ही सास शहर है, वहाँ कुछ पता नहीं चलता कि कौन किस रूप में किसकी निगरानी कर रहा है। इस मामले में कराची महफूज शहर है। मेरा ख्याल है कि किसी को कानो कान भी हमारी इस मुलाकात का इल्म नहीं हो सकेगा। जनरल वकार ने मजीद वजाहत की। इसी वजह से मैं तुम्हारा पैगाम मिलते ही तैयार हो गया, जलाल ने कहा। STF के गैर फाल होने से मुझे कौमी सलामती के ढांचे में एक बहुत बड़े खला का एहसास हो रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि यह कौमी इदारा जल्द अज जल्द बहाल हो। कैरी ने डैनी से रूह फरसा बातें की थी और वो सब सच थी। जनरल बोला, हम बेखबरी में तबाही के एक भयानक गार की तरफ जा रहे थे। STF का जिक्र दरमियान में लाए बगैर करोड़ों के लेन देन के इल्जाम में मुझे अपने 10-12 साथियों समेत अचानक पकड़ा जा सकता था। हम सब बेमौत मारे जा सकते थे। तुम सही कह रहे हो, जलाल सर हिलाते हुए बोला। तरक्की याफ्ता मुल्कों ने काले धन की मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत औदम मचाया हुआ है। अमेरिकी इशारे पर किसी भी वक्त इंटरपोल हरकत में आ सकती थी। इदारे अफराद से मिलकर तश्कील पाते हैं। तुम्हारे साथ सारे स्टेशन कमांडर अताब में आते तो स्पेशल टास्क फोर्स की कमर टूट जाती। डैनी के जरिए वो भयानक खतरा कबल अज वक्त सामने आ गया। इसके सद्देबाब के लिए क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो चुका है। चंद रोज में इस पुरानी कहानी के सारे वर्क सादा रह जाएंगे। जनरल ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे इन जज़ियात से दिलचस्पी नहीं रही, जलाल ने जनरल के मर्तबे का लिहाज करते हुए नरमी से कहा। फोर्स कब तक मैदान में वापस आ रही है? मेरा काम पूरा हो चुका है, सो मैं इस्लामाबाद वापस चला जाऊंगा। इस वक्त यहाँ आने का सबब यह है कि मेरे पास यहाँ वक्त नहीं रहा। अगले 2 रोज में STF के सारे ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस इत्तला पर जलाल का चेहरा खिल उठा। तुमको ये इत्मीनान भी रहना चाहिए कि गैरी से ज़ाती तौर पर बदला लेने की कोशिश भी जारी है। मेरी जुबान से वो इंकिशाफ सुनकर तीनों चौंक पड़े। जोश में कोई गलत कदम ना उठा लेना, जनरल ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारी मुहिम जोयाना तबीयत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। यकीन करो कि गैरी से मुझे कोई ज़ाती पुरखाश नहीं है। वो अमेरिकी मशीनरी का एक पुर्जा है। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। उसकी डोर कहीं और से हिलाई जा रही है। आने वाली दोपहर तक उसके सितारे गर्दिश में आ सकते हैं, मैंने बताया। नो, जलाल ने तेजी से कहा, तुम मुझसे दूर रहोगे। उसके कत्ल के लिए मुझे 5 लाख रुपए की पेशकश की गई है। कोई तुम्हें उससे लड़वा कर खत्म करना चाहता है, भूल कर भी इस चक्कर में ना आना। अव्वल खान ने बेसाख्ता तंबी की। दोनों ठीक कह रहे हैं, जनरल ने उनकी तायीद करते हुए कहा। इस वक्त पाकिस्तान में किसी अमरीकी का खून बहा तो बहुत संगीन मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये हमारे लिए कड़ा वक्त है। तुमको भी बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये 2 गीदड़ों की लड़ाई है जिसमें मुझे मुफ्त का एक मौका हाथ आ रहा है और तुम मेरी पूरी बात सुनने बगैर अपने फैसले सादर किए जा रहे हो। तुम अपनी कहानी सुना दो, जनरल ने मुरब्बियाना मुस्कुराहट के साथ कहा। यह ख्याल रहे कि गैरी का खून इस वक्त बहुत कीमती है, इसका ज़िया नहीं होना चाहिए। मैंने इन तीनों को पूरे पस मंजर से आगाह कर दिया। यह हैरतनाक सूरत हाल है। पूरी तफसील सुनकर जलाल बेसाख्ता बोल पड़ा। चोर को मोर पड़ना इसी को कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मारने के दर पे हैं और कमाल है कि सुबराज उसे प्लेट में सजाकर न सिर्फ तुम्हें पेश कर रहा है बल्कि इस काम के एवज 5 लाख रुपए देने पर भी आमादा है। अब बताओ कि इन हालात में मेरी राल न टपके तो क्या हो? मैंने हंस कर पूछा। मेरा अंदाजा है कि तुम सोबराज की मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग करने में कामयाब हो गए हो, अव्वल खान ने पुरख्याल लहजे में कहा। वो तुम पर पूरा भरोसा करने लगा है। ऐसा वैसा? शाम को उसने मुझे राह के 2 एजेंटों की आमद की खबर दी थी। इन दोनों के सितारे अच्छे थे कि वो बच गए, वरना इस वक्त वो भी यहाँ मौजूद होते। मैं जलाल के इमाम पर सदफ मेंशन पहुंचा था। मैंने वहां जाते ही अपनी कोई बात शुरू नहीं की। पूरी तवज्जो से इन लोगों की गुफ्तगू सुनता रहा क्योंकि इस गैर रस्मी इजलास का मकसद जलाल और जनरल के दरमियान आजादाना तबादला ख्याल था। इन दोनों की वो बातें खत्म होने के बाद मैंने गैरी का जिक्र निकाला तो मुझे खुद भी राह वालों का ख्याल नहीं आ सका। हसन और जकी के फर्जी नामों से आए हुए एजेंटों के साथ किसी बड़ी मार्का आराई की नौबत नहीं आई थी। वो दोनों मुझे जुल्म देकर निकलने में कामयाब हो गए थे। वो किस्सा इस कदर फुसफुसा था कि मैं इसे भूल ही गया था। अव्वल खान की जुबान से सोबराज की ब्रेन वॉशिंग का जिक्र सुनते ही मुझे वो दोनों भी याद आ गए थे। राह के एजेंटों का जिक्र इतने सरसरी अंदाज में सामने आया तो वो तीनों ही हैरत से अपनी जगहों पर उछल पड़े। जनरल के लिए वो दोनों गैरी से ज्यादा अहम थे। हसन और जकी की रुदाद उन तीनों के लिए बहुत सनसनीखेज साबित हुई। सही मानों में ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जलाल ने काफी अफसोस मलते हुए कहा। काश इन दोनों में से कोई तुम्हारे हाथ आ गया होता। सोबराज इन दोनों की तरफ से खौफजदा है। उसे डर है कि इनकी किसी दहशतगर्दी को मैं इसके खाते में न डाल दूं। मैंने कहा,
مجھے امید ہے کہ وہ دونوں اس سے رابطہ کریں گے اور وہ فوری طور پر مجھے اطلاع دے دے گا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ راہ والے 1-2 مہینے تک کسی کو ادھر بھیجنے کی ہمت کر سکیں گے، جلال بولا۔ گوپال راج ان کا بہت کامیاب بلیک کیٹ تھا۔ ہمارے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسے واپس لیتے ہی انہوں نے یہ ٹیم بھیجی ہے۔ میری تمنا ہے کہ وہ کوئی بڑی کارروائی کرنے سے پہلے پکڑے جائیں۔ ہر محاذ کی خبریں گرم ہیں، اول خان ایک گہرا سانس لے کے بولا۔ دیکھنا ہوگا کہ پہلے کہاں پیش رفت ہوتی ہے۔ پہلا مارکا گیری والا ہی ہو سکتا ہے، جنرل بولا۔ اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس کی ہلاکت سے مسائل پیدا ہوں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے مار پیٹ کر چھوڑنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ کام تم کہاں کرو گے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ اسے اگر آنا ہے تو وہ فرنچ بیچ پر آئے گا، اسے وہیں نمٹنا پڑے گا۔ شاید تم نے وہ علاقہ نہیں دیکھا، صرف فرنچ بیچ کا نام سنا ہے۔ جلال نے میرے جواب پر اپنی رائے ظاہر کی اور میں اس بات میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کھلا ساحلی علاقہ نہیں ہے جہاں ہر شخص کو جانے کی آزادی ہو، جلال مجھے بتانے لگا۔ وہ اعلیٰ سرکاری افسروں اور غیر ملکی سفارت خانوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ساحل ہے، جہاں اجازت نامے کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہاں ہر وقت چاقو چوبند بلوچ محافظ گشت پر رہتے ہیں اور تاک جھانک کرنے والوں کے ساتھ بہت درستی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں تم گیری پر اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکو گے۔ وہ سختی سے مداخلت کریں گے اور گیری کو تمہارے چنگل سے نکال کر لے جائیں گے، پھر تو مسئلہ الجھ جائے گا۔ پہلا مسئلہ اجازت نامے کا ہوگا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اس کی تم پرواہ نہ کرو، میں بندوبست کر دوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم فرنچ بیچ پر پہنچ گئے اور گیری بھی وہاں آ گیا، تب بھی تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ تم دونوں کے دستوں گریباں ہوتے ہی محافظ اسے بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ سوبرائے گردش میں آنے سے پہلے معزز سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اپنی اس حیثیت میں اسے فرنچ بیچ تک رسائی حاصل تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں دعوتیں کرتا رہتا تھا اور جنگل میں منگل کا سما ہو جاتا تھا اور اس کے مہمانوں کے سوا وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس مقام پر کسی کمین گاہ سے گھات لگا کر کسی حریف کو موت کے گھاٹ اتارنا زیادہ آسان تھا، کسی کو مارنا پیٹنا اس کے مقابلے میں بہت دشوار تھا۔ سوبراج نے یہ نکات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے گیری کو ٹھکانے لگانے کا کام سونپا تھا۔ تمہارا فرنچ بیچ جانا کیا ضروری ہے؟ مجھے خاموش پا کر جنرل نے پوچھا۔ تم اسے راستے میں بھی روک سکتے ہو، وہاں آمد و رفت کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ جنرل کا مشورہ کسی حد تک معقول تھا، مگر اس میں ایک سنگین خطرہ شامل تھا۔ گیری اور سوبراج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ سوبراج وہاں جانے سے منکر ہو گیا تھا، گیری اپنی دانش میں اسے مارنے کے لیے وہاں جاتا۔ اس مہم کے لیے گیری کا مسلح ہونا ناگزیر تھا۔ اسے راستے میں روکنے کی کوشش کی جاتی تو بھڑک کر آتشی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر سکتا تھا اور وہ مقابلہ ایک خونی تصادم کی صورت اختیار کر سکتا تھا، جبکہ میں خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ گیری کی موت ہمیں مہنگی پڑ سکتی تھی۔ تم اجازت نامے کا بندوبست کرو، میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ان پر اپنے خدشات کا اظہار کیے بغیر بے پرواہی سے کہا۔ کم از کم مجھے تو بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ گیری کے معاملے میں آئی بی والے تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ ایس ٹی ایف اس وقت بالکل مفلوج ہے، تم کو زیادہ خطرات مول لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ سب پہلو میرے ذہن میں موجود ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بے فکر رہو، زیادہ خطرہ نظر آیا تو میں گیری سے بھیڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا وعدہ ہے؟ جلال نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پکا وعدہ، میں نے اپنا داہنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھ سے مضبوطی سے ہاتھ ملاتے ہی جلال نے میز کی دراز کھول کا انٹیلیجنس بیورو کا ایک چھپا ہوا لیٹر پیڈ نکالا، اس پر ہاتھ سے کچھ لکھ کر اپنے دستخط کیے اور وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔